प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया और आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार डिजिटल पीबीडी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। देखिए डीजियाना न्यूज की यह खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान रहा है, इसे दर्शाने के लिए विदेश मंत्रालय ने डिजिटल प्रदर्शनी तैयार की है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया है। हम जानेंगे इस प्रदर्शनी में क्या क्या है, किस तरह से पूरे इतिहास को दर्शाया गया है। इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ, जो बताएंगे कि पूरी प्रदर्शनी में क्या कुछ है। सौरभ, अगर हम चलते चलते बात करें वॉक थ्रू के माध्यम से, तो क्या क्या इस प्रदर्शनी में आपने सम्मिलित किया है? जो ये एग्जीबिशन है इसमें टोटल 14 जोन्स है हमारी, और इसका जो टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो एग्जीबिशन शुरू होता है, सबसे पहले जो ये प्रवासी दिवस का जैसे नाम बनाया गया जब महात्मा गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो सबसे पहले हमने उनकी जोन बनाई है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नेहरूजी, फिर हमने इस एग्जीबिशन में कम से कम 150 ऐसे प्रवासियों को ढूंढा है जो आज तक जिनको हिस्ट्री में दबाया गया है। तो MEA के माध्यम से इस तरीके से हमारे पास 150 ऐसे नाम आए हैं जो कि इतिहास के पन्ने में गायब हो गए थे, तो उनको भी हमने यहाँ पे। हम यहाँ खड़े हैं, ये जो जोन है, जो सेक्टर है, वो कैसे? ये जो जोन है, इस जोन का नाम है नेताजी एंड INA मूवमेंट। ये इस एग्जीबिशन का सबसे आखिरी जोन है। इसमें आप देख सकते हैं एक मल्टीपल प्रोजेक्टर से एक फिल्म दिखाई जा रही है, जो कि नेताजी की पूरी जर्नी किस तरीके से उन्होंने एस्केप किया और बर्लिन गए, और उसके बाद जापान जाके सपोर्ट किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और बाहर अपने बाहरी देशों में भारत के लिए सपोर्ट एकत्रित किया। यहाँ AV भी है उसके साथ? हाँ, ये पूरा जो है ये ऑडियो विजुअल है हमारे सामने, और मल्टीपल मीडियम्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन है, और ये सामने आप देख सकते हैं ये मल्टीपल प्रोजेक्शन सिस्टम है। टच स्क्रीन के माध्यम से क्या डिटेल मिलेगी? कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि काफ़ी डिटेल में रिसर्चर्स देखना चाहते हैं, तो वो आराम से देख सकता है। जैसे आप ये देखिए, ये जो पूरी जर्नी है नेताजी की, कि किस तरीके से वो कलकत्ता से सिंगापुर तक उनकी जो जर्नी है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एस्केप था, किस गाड़ी में गए, कैसे उन्होंने अपना वेशभूष बदला ताकि उनको ब्रिटिशर्स पहचान नहीं पाए, फिर उन्होंने ट्रेन ली। तो ये पूरा आप टच स्क्रीन में देख सकते हैं। ये मल्टीलिंगुअल भी है, आप इसको हिंदी इंग्लिश में किसी भी भाषा में जो है, बायलिंगुअल है, अभी हिंदी और इंग्लिश में आप इसको देख सकते हो। इसलिए एक वाहन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, वही गाड़ी है नेताजी की, उसका एक रेप्लिका है। नंबर भी आप देख सकते हैं 7169। ये उनके म्यूजियम में कलकत्ता में अभी भी रखा गया है। ये वही रेप्लिका बनाई, उसी का रेप्लिका बनाया गया है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ है, ये इसका क्या महत्व है? ये आज़ाद हिंद रेडियो जो 2 अप्रैल 1941 को नेताजी ने शुरू किया था अपनी बात पूरे विश्व को बताने के लिए, ये उसी का एक रेप्लिका है, और इसमें उनकी स्पीच को सुनाई जाता है। हमारी उनकी एक वेबसाइट है netaji.org, वहाँ से हमने बहुत सारी ओरिजिनल स्पीचेस निकाल रखे हैं, और वो यहाँ पर डिस्प्ले होती है। जी, अब हम दूसरे सेक्टर पर चलते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण सेक्टर कौन सा होगा? आप बिल्कुल सेंटर पे आप जाइए। वो एक एग्जीबिशन का हाईलाइट है। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो 2 अन्य राज्य के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी यहाँ पे अपना डिजिटल ट्रिब्यूट दिया। जी, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये अगर हम देखें ऊपर जो हमने चक्र बनाया है, तो इसका एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। चक्र के साथ साथ आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ है, जो कि प्रतीक है उन सब प्रवासियों का जिन्होंने अपनी काम से, ये जो चक्र है सिंबल करता है भारत राष्ट्र को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। तो एक सिंबल है जिससे ये भारत राष्ट्र को ये रस्सियाँ पकड़ के रखी, और रस्सियाँ एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है सब प्रवासी के लिए। और उसके बाद हमारा सेंटर में यहाँ पे एक डिजिटल ट्रिब्यूट है, जिसको आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने इसमें ऐसे ही किया, अपना ट्रिब्यूट का पे क्लिक किया और अपना नाम डाला, नाम डालते ही आप इसमें जैसे ही ये करेंगे तो आप सामने देखिए एक ट्रिब्यूट, एक तरह की मशाल जल जाती है, और आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि MEA ने अपनी सारी एम्बेसीज को लिखे
उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के सारे प्रवासियों का नाम हमने इकट्ठा किया। उसके बावजूद भी आप सेंटर में एक एग्जिबिट देख सकते हैं जो कि खाली फ्रेम को सिंबलाइज करता है। वो लोग हैं जो शायद अभी भी गुम हैं। जी बिल्कुल, हम बिकॉज़ ये जो हमारी मेहनत है ये अभी पूरी एग्जॉस्टिव नहीं है। लेकिन सौरभ, अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाम है जो आपने ढूंढे हैं या MEA ने ढूंढे हैं, ये भी बड़ा एक चैलेंज होगा क्योंकि ये गुम्त है, ये इनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। इसमें हमें 6 महीने का समय लगा और इसमें MEA ने अपनी सारी एम्बेसीज़ को लिखा और हमने बहुत सारे लाइब्रेरीज़ और आर्काइव्स में भी रेफ़र किया। पिक्चर्स मिलना बहुत मुश्किल था इन लोगों का, बिकॉज़ बहुत मुश्किल से हमें ये सब चीज़ मिली। तो उसके बावजूद हम अभी 150 नाम्स इकट्ठे कर चुके हैं। जी, ये वाली जो सामने जोन आप देख पा रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद की जोन है जो सामने है आपकी। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक फ्लिप बुक, उनकी बहुत सारी लेटर्स है जो कि अपने फॉलोअर्स को लिखते थे। मैं आपको एक बारी वो दिखा लेता हूँ। उसके बाद इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उनको जानना हर युवाओं के लिए एक क्यूरियोसिटी रहती है कि स्वामी विवेकानंद को जाने, उन्हें पहचाने और शायद उनको फॉलो भी करें। हाँ, जैसे आप इसको देख सकते हो, ये फ्लिप बुक है और ये सारी लेटर्स है। इसको आप जैसे ही फ्लिप करते हो, बेसिकली इसको आप फ्लिप करोगे तो इसका कंटेंट चेंज होगा। तो ये बेसिकली सारी लेटर्स है, अलग अलग लेटर्स जो उनकी दिखाई गई है यहाँ पे। और इसमें QR कोड भी है ताकि हाँ, जो कि इसको डिटेक्ट करता है। QR कोड के थ्रू ही ये डिटेक्ट हो पाता है। और ये पिक्चर्स जो हैं वो क्या सिंबल करता है? ये जब वो अमेरिका में गए थे और अपना विश्व शांति का जो उन्होंने सबसे पहले संदेश दिया था, वो सारी उस समय की ये पिक्चर्स है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उनके फॉलोअर्स है। जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन का एस्टेब्लिशमेंट की तो सिस्टर निवेदिता हो गए, J.J. गॉडविन हो गए, इन सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद का मैसेज पूरे विश्व में प्रचार किया। तो इन सब के फॉलोअर्स को दिखाया। यहाँ एक मैं देख पा रहा हूँ एक प्रश्नोत्तरी क्विज सेक्शन भी आपने कुछ डिज़ाइन किया है। वो क्विज का किस तरह से है? क्विज बेसिकली यहाँ पे जैसे KBC आप देखते हैं तो उसमें आप यहाँ पे सामने क्वेश्चन आता है और कुछ प्लेयर्स अपने मोबाइल फ़ोन से ज्वाइन कर पाते हैं और जितना भी एग्जीबिशन में इसमें जो आप ज्ञान पाते हो देखा है, तो क्या आपके दिमाग में है कि नहीं वो? ये उसी को ही आप यहाँ पे देख पाते हैं। जी, अब हम दादा भाई नौरोजी सेशन में पहुँचने वाले हैं। जी, दादा भाई नौरोजी सेशन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ब्रेन थ्योरी का जो डिवाइस किया और बताया गया कि किस तरीके से इंडिया की GDP कम हुई है ब्रिटिश राज में और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसको यहाँ पे हमने हाईलाइट किया कि वो कितने बड़े पायनियर इकोनॉमिस्ट थे, वो हमने यहाँ दिखाया है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स हैं जो अलग अलग उसके, जैसे हमने एनी बेसेंट है, ये वो विदेशी है जिनको हमने मित्राज कहा है। ये वो विदेशी है जिन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में मदद की। तो उन सब को भी हम फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की तरह से हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मतलब सिर्फ भारतीय नहीं, जिनका वो लोग जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, वो भी इस डिजिटल प्रदर्शनी। मैं आपको ये बताता हूँ, BG हॉर्निमैन जी, ये बहुत बड़े उन्होंने जर्नलिस्ट थे और गांधी जी के साथ काफ़ी रहते थे, तो उनके बारे में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में लिखते थे। तो वो भी एक तरीके की भारत की जो आवाज़ है पूरे विश्व तक पहुँचाने के लिए इन्होंने बहुत मदद की। एक इंडिया हाउस जो है, लंदन हाउस जो है, वो बड़ा हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं एक उल्लेखित करने वाली चीज़ है उसमें, क्योंकि कुछ खास है इस लंदन हाउस में। क्या कुछ है? इसमें सबसे बड़ा योगदान श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, जो कि इन्होंने लंदन में इस इंडिया हाउस के लिए किया था और वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पे आके उसकी प्लानिंग किया करते थे और एक तरीके का एक हब बन गया। और इसमें बेसिकली श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम 2014 से पहले दबा हुआ था और मोदी जी ने जिनेवा जाके इनकी अस्थियाँ लाए और इनके लिए एक क्रांति तीर्थ गुजरात में इस्टेब्लिश किया। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। एक हम यहाँ पे देख रहे हैं एक कामागाटो गारू जो है, वो जहाज़ की कहानी जापान जो गया था। कोमागाटा मारू एक जो कनाडा में जहाज़ था जो कि 3 महीने तक ये समुंदर में ही रहे और इन्हें ब्रिटेन, कनाडा कहीं पे भी डॉक करने की परमिशन नहीं मिली। तो उसकी एक पूरी कहानी है जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग 3 महीने सिर्फ समुंदर में ही रहते हैं और फाइनली जब वो कलकत्ता के पोर्ट में जाकर डॉक करते हैं तो ब्रिटिशर्स भी उनको डिनाई कर देते हैं और उनके ऊपर
गोली चलाई जाती है। तो ये एवी के माध्यम से हम दिखा रहे पूरा एवी के माध्यम से दिखाया गया है। पर इसमें तकनीक का बहुत इस्तेमाल है सौरभ, क्या कुछ तकनीक इसमें इस्तेमाल इसमें हमने मल्टीपल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ किए। अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है 20,000 लुमेंस का और एक नीचे प्रोजेक्टर है, और दोनों वीडियो को हमने मर्ज किया है और इस तरीके से लग रहा है कि ये समुंदर में चलते आ रही है। उसके अलावा किसी को और जानना है तो हमारे सामने यहाँ पे एक टच स्क्रीन भी है जिससे हम इन सब लोगों की पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये उस समय की एक्चुअल लोग हैं उस समय के जो कि शिप में थे, उस घटना के साक्षी रहे और उसके साथ इनको वो मतलब इसका पार्ट थे। जी, अब हम देखें यहाँ पर आपने एक आपके समरूप प्रवासी, ये क्या है और क्यों डिज़ाइन किया है हमने? ये वाला जो एग्जिबिट है इसमें आप जैसे ही सामने खड़े होते हैं ये आपका फेस डिटेक्ट करता है और फेस डिटेक्ट करके जिससे आप सबसे ज़्यादा रिजेंबल करते हो वो ये शो करता है। जैसे कि मेरी शक्ल सबसे ज़्यादा VVS अय्यर के साथ मिल रही है तो ये सामने आ गया इस तरीके से। तो इसको लगाने के पीछे क्या है? इसमें एक भावना होगी, वो हम कि भावना होगी कि मैं किसकी तरह मिलता हूँ और जाने अनजाने में थोड़ा सा एक गेमिफिकेशन हो जाता है और आदमी के दिमाग में ज़्यादा रिटेंशन रहती है और उस जिसका नाम आया VVS अय्यर को इसको मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। एटलीस्ट एक आदमी का दिमाग मेरे में रहेगा कर पाऊँगा। अगर हम ये देखें एशियाई देशों में प्रतिरोध की कहानी है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि सारे देशों में किस तरीके से वहाँ के प्रवासियों ने भारत की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है उसको हाईलाइट किया। ये एक टच वॉल है एक तरीके से, अगर आप इसमें इस तरीके से टच करें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वहाँ की कहानी बताता है और सारे देशों की मतलब एशियाई देशों में जितने भी देश हैं उनकी ये कहानी यहाँ बताता है। हर एक देश की अपनी एक अलग कहानी है और वो हर टच पर आपको उस कहानी के बारे में आप टच करें उसमें आप देख सकते हैं। जी, गदर आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम। जी, तो गदर जो 1914 में हुआ था, जो पूरा का पूरा उन्होंने पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी और लाला हरदयाल ये सब जो इसके जो मेन लोग थे और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने इन सबको कन्विक्ट भी कर दिया। तो वो पूरी कहानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो सेट भी ऐसा था कि जिस तरीके से उस समय का प्लानिंग किया करते थे। तो पूरा हमने इस एक्सपीरियंस को उस तरीके की एम्बियंस दिया, फील उसी तरह का आना चाहिए। जी। लेकिन ये क्या रियल पिक्चर्स हैं जो हम? बिल्कुल रियल पिक्चर्स है, ये रियल पिक्चर्स। म्यूजियम जब हम बनाते हैं, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया और 5 और बड़ी म्यूजियम बनाए हैं। म्यूजियम एक तरीके का एक एजुकेशन का मीडियम बन जाता है, तो उसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते जो कि प्रोवोकेटिव हो या फिर रिक्रिएटेड हो, वरना फिर मूवीज़ और एक्चुअल म्यूजियम में लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते। ये एक लेटर्स यहाँ कुछ रखे हुए हैं, अगर हम इनकी क्या खासियत? उस समय के जो उनकी पब्लिकेशंस थी गदर की, वो ये लेटर्स है, बेसिकली लेटर्स नहीं, उनकी पब्लिकेशन जो न्यूज़पेपर्स वगैरह वो चलाते थे उनका ये सारा का सारा वो है, डॉक्यूमेंट है। इस प्रदर्शनी की अगली कड़ी क्या है सौरभ, जिसमें कि लोग जो हैं वो उधम सिंह के भी बारे में जाने, स्वराज की राह पर ये राजा महेंद्र सिंह है, इन्होंने जो कि अफ़गानिस्तान में एक अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी, जैसे तरीके से INA ने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी उसी तरीके से इनके बारे में बताया गया है। और ये अपना लाला लाजपत राय यूनाइटेड स्टेट्स में रहे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम किया। उधम सिंह जी जो कि जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ है उससे उनकी इंस्पिरेशन लेके फिर उन्होंने वहाँ पे जाके असैसिनेशन किया था। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और कुछ है इस प्रदर्शनी में जो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के ये है, आप देख पाएंगे BR अम्बेडकर जोन जी, इसमें आप पूरा देख पाएंगे, पूरा टच पे है। तो इनकी पूरी कहानी जो है कि वो कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, बिकॉज़ ही इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इनकी जीवन देखे तो ये बहुत ही छोटे से परिवार में आके उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त की, किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया प्रवासीज़ को, ये पूरी जर्नी यहाँ पे है। और इसमें ये भी बताया गया कि मोदी जी जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक जो उनका हाउस है उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। ये आप सामने देख पाते हैं, ये इसका एक एग्जिबिट है जी, जो कि इसमें बेसिकली क्या है कि अब हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव से हम अमृत काल की तरफ जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस साल 5 प्रण की बात की थी, उसमें से आप देख सकते हैं कोई भी एक प्रण को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेक प्लेज किया, सो आई प्लेज। अब ये देखिए, यूनिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया,
तो जैसे ही मैं किसी एक पर क्लिक किया तो मैं इनमें से कुछ ये मेरे काम है जो मुझे करने पड़ेंगे इस प्लेज लेके। जी। जैसे आई प्लेज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, बिकॉज ये इस थीम के अंदर आ रहा है। मैंने नेक्स्ट किया, अपना नाम डाला और इससे मेरा एक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है जो कि प्रवासी दिवस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू आता है। जी। तो उस पर मैं एक प्रिंट भी कर सकता हूँ और ये प्रिंट होने के बाद ये मेरा इसमें ये निकल के आ जाता है। जी। लेकिन क्या सौरभ, जब सिर्फ ये सर्टिफिकेट ही पाना वो होगा उद्देश्य, या इसके लिए कुछ हमें करना भी होगा जब हमने प्लेज लिए तो एक तो होता है कि आपने प्लेज लिया, ये आप देखिए, ये प्लेज लेने के बाद ये सारी ड्यूटीज़ है जो हमें करना है। अगर मैं गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसमें, तो ये सारे हमने लिस्ट डाउन की है। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं। पर क्या विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर भी रहेगा कि जब कोई अगर इस पे से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है या प्रिंट किया है तो उसको फॉलो भी करे कि क्या कुछ और कर रहे हैं इस शपथ को लेकर? जो अगला 25 साल है ये, इसमें सबका प्रयास एक बहुत इम्पोर्टेंट की मैटर है। तो सब सिटीज़न को अपनी अपनी ड्यूटीज़ करनी होगी और ये सिर्फ तो एक माध्यम है लोगों को जागरूक करने का। जब जब पूरा हमारा जो सिटीजन्स है वो जागरूक होंगे तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण और हो जाता है कि ये डिजिटल प्रदर्शनी कितनी चैलेंजिंग थी आपको यहाँ स्टेब्लिश करना, क्योंकि इस सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें भी यहाँ तक लानी है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था? तो अगर मैं देखूँ डिजिटल एग्जीबिशन, डिजिटल म्यूज़ियम हमारी कंपनी काम करती है और इसके एक 5-6 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है कि हम सारा कंटेंट को रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग आर्काइव, न्यूज़पेपर्स, इन सब चीज़ों में जाके देखते हैं। जैसे हम नेहरू मेमोरियल गए, MEA ने हमारे को हेल्प किया, तो सबसे पहले हमारे पास एक बेस मटीरियल आता है। उसके बाद हम इनको जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने अभी 15 जोन देखी, जैसे महात्मा गांधी की, और फिर उसका एक फ़्लो बनता है जिस तरीके से एक नैरेटिव चलता है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी, फिर स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नारोजी, और एक तरह क्रोनोलॉजी फॉलो करता है। फिर उस जोन को हम किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ डिज़ाइन का एलिमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का एलिमेंट होता है। जब वो डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम उसका ऑडियो विजुअल, प्रिंट, ग्राफिक होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और हमें इसमें 4 महीने का पूरा समय लगा। सर, ये अगर हम देखें यहाँ पिक्चर्स दोनों और दिख रहे हैं हमें, ये दोनों और की पिक्चर्स हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? ये बेसिकली एक एंट्री है कि ये कुछ लोग हैं जो कि हिस्ट्री में गुमनाम थे, उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वही 150 लोग हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको इनके बारे में और जानने को मिलता है। लेकिन अब इसके ऊपर और कुछ काम होना है, चूँकि आज प्रोटोकॉल के तहत जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्शन किया जाना था, वो हटा दिया गया। थोड़ी देर बाद शायद आप प्रोजेक्शन भी चालू करेंगे, तो प्रोजेक्शन पर क्या कुछ होगा? प्रोजेक्शन पे एक पूरी कहानी है जो कि गौरवशाली भारत, एंशिएंट समय जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय से लेकर आज तक जब भारत अगेन G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, वो पूरी कहानी इसमें हम बताएंगे। लाइक कि भारत उस समय कैसा था और आज कैसे था और उसके बीच में जर्नी क्या है। इतिहास से कुछ सीखने को मिलेगा, इतिहास में कुछ अच्छा हुआ उसको रिपीट करने को मिलेगा। तो वो एक 20 मिनट का ऑडियो विजुअल शो है जो कि हम इसके ऊपर पूरा एक वाइट कपड़ा आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोजेक्शन फसाड बन जाएगा। अच्छा, ये तो यहाँ अभी चूँकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन था इसीलिए ये स्पॉट चिन्हित किया, क्या कुछ और आइडिया है कि ये परमानेंटली इंदौर के लोगों को देखने को मिले? ये इसके बाद प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ MP इसके लिए एक सूटेबल जगह ढूंढ रही है जहाँ पे जाके परमानेंटली ये इंस्टॉल होगा। अगर आप देख सकते हैं अंदर सारा मॉड्यूलर है। ये एक जर्मन हैंगर के अंदर बना हुआ है और सारा का सारा मॉड्यूलर हमने अपनी फैक्ट्री में बना के यहाँ पे मूव किया है, तो एक परमानेंट इसके लिए एक स्थान मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ये भी प्लान किया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा कि इसको हम ट्रैवलिंग एग्जीबिशन की तरह भी प्लान करें अलग अलग स्टेट्स में, ताकि जो है वो देश के लोगों को पता पड़ सके कि इतिहास क्या है वो कुछ को। ये प्रदर्शनी यहाँ कितने दिनों तक रहने वाली है? ये 14 तारीख तक यहाँ रहेगी। यहाँ तो आम पब्लिक भी आकर इसको देख पाएगी? हाँ, आम पब्लिक के लिए भी ये ओपन हो जाएगा। अभी इन्वेस्टर समिट भी है इंदौर में, तो उसके टाइम भी ये खुली रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने इसकी पूरी जानकारी दी। और ये 14 तारीख तक प्रदर्शनी यहीं पर रहने वाली और इसके बाद जो है वो मूव होगी। हो सकता है प्लेस अभी तैयार नहीं है, लेकिन तय नहीं है कि कहाँ होगा, पर संभावना राजबाड़ा के गणेश हॉल में इसको लगाने की संभावना है कि वहाँ इसको लगाई जा सकती है। 14 तारीख तक तो जो इंदौर की जनता है वो इसको यहाँ आकर ज़रूर देखे और उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम
संग्राम में क्या कुछ है। अमृत महोत्सव हमारा, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या कुछ खोकर हमने आज़ादी पाई है, वो उसको जानने के लिए उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, DGNA न्यूज़ इंदौर।